हम लोग देख रहे थे कि लॉ ऑफ एरिया में देख रहे थे। पहले क्लास में हम लोग लॉ ऑफ एरिया में जो हम देख रहे थे केपलर्स लॉ को, वही हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए वो इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लॉ ऑफ एरिया में क्या कर रहा था बच्चों? कह रहा था कि द लाइन दैट ज्वाइन एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, ये हमारा प्लैनेट है, ये हमारा इलिप्टिकल एरिया है, इलिप्टिकल पाथ है हमारा, ये हमारा सन है जिसमें, और जो बोल रहे हैं ज्वाइन एनी प्लैनेट टू द सन, सन से जो स्वेप करता है, जो ये एरिया ऐसे जो स्वेपिंग कर रहा है, जो स्वेपिंग कर रहा है, स्वेप इक्वल एरिया एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर हम लोग टाइम क्या लेंगे? डेल्टा टी लिए, तो यहाँ अगर हमारा डेल्टा टी है तो यहाँ पर भी हमारा डेल्टा टी है। तो हम जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम बता रहे थे कि एक आप लॉजिकली समझो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी जो होगा प्लैनेट का, वो यहाँ का वेलोसिटी से ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि यहाँ से सन से ये ज्यादा दूर है, ठीक है, और यहाँ से सन से कम दूर है, ठीक है। तो जब सन से ज्यादा दूर प्लैनेट है तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज्यादा लगेगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ का जो स्पीड जो है वो कम लगेगा। कम को के मतलब कम फोर्स होने के कारण ये फिर कम स्पीड चलेगा, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर में जो लग रहा है उसको कंट्रोल करे। और जबकि हम लोग यहाँ जब सामने आते हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस कम हो जा रहा है, यानी कि ज्यादा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहेगा, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा रहेगा। इसको लॉजिकली आप देख सकते हो, इसको हम लोग ड्राइव भी करेंगे कि कैसे हमारा वेलोसिटी और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमारा टाइम कैसे, मतलब वेलोसिटी और डिस्टेंस कैसे वेरी करता है। तो मेरा क्या था? इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया, मतलब कि ये डेल्टा एरिया, तो ये भी हमारा डेल्टा एरिया होगा, दोनों का एरिया सेम है, ये भी हमारा डेल्टा ही एरिया होगा, है ना, एरिया डेल्टा। यानी कि अगर हम लोग इसको नोमेनक्लेचर के तौर पर अगर देख ले तो इसको एस तो लिख दिए हैं, पी लिखे हैं, पी डैश, इसको हम लोग क्यू और क्यू डैश ए पॉइंट पे लिख दिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ए पॉइंट क्यू, ए पॉइंट क्यू डैश। तो जो हमारा एरिया होगा तो स्टेटमेंट के अनुसार इक्वल एरिया, स्वेप इक्वल एरिया, तो इक्वल एरिया में क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ किसका? ट्रायंगल इसका एस पी पी डैश, एस एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी पी डैश इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का? तो एस क्यू क्यू डैश का, एस क्यू क्यू डैश, ठीक है। ये एरिया दोनों बराबर, क्योंकि हमारा दोनों डेल्टा डेल्टा एरिया, इक्वल एरिया एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। अब जब हम देखो इक्वल एरिया, जैसे कि एक छोटा सा हम लोग लेते हैं स्वेप्ट, क्योंकि हमारा बड़ा है, इसको हम लोग छोटा सा एरिया लिख सकते हैं। तो इसका जो हमारा डिस्टेंस है, हम लोग जब एरिया निकालते हैं क्या होता है? 1/2 ट्रायंगल का बेस इंटू परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर बेस जो लेंगे तो यहाँ से और यहाँ का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी हम लोग v डैश मान लेते हैं, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हम लोग v मान लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर p और p डैश दोनों पर हम लोग लगभग बराबर है, थोड़ा सा शॉर्ट इंटरवल ऑफ के लिए हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पर हम लोग एरिया लिखेंगे तो क्या होगा? जैसे कि इसका डिस्टेंस लिखना होगा, जैसे कि ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस लिखना होगा तो कितना होगा? डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा इसमें होगा क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा? v1 इनटू टाइम मेरा क्या होगा? डेल्टा टी। तो बेस ये हो गया। अब परपेंडिकुलर इसको हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं r2 जो लिए है उसको हम लोग एवरेज ले सकते हैं, छोटा इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा, तो उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को r ले सकते हैं, जो रेडियस है वही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो जब इसको हम लोग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस v1 टू, और यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा, जो d हो जाएगा, तो इसको हम लोग d1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग d2 मान लेते हैं। जो डिस्टेंस मतलब बेस, इसको बेस कहो तो और अच्छा करने के लिए डिस्टेंस मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? v इनटू डेल्टा। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो एरिया जब निकलेंगे तो क्या होगा? 1/2 बेस हमारा क्या हो गया? d1 इनटू हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? r2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके लिए, नहीं एस पी पी डैश के लिए ना, इसके लिए ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे d2, लिख दो इसको d2 कर दो, इसको d2 कर दो, इसका जो रेडियस है यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं ये r ले लिए,
R1 ले लेंगे। इसका जब ले लेंगे, इसके लिए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू V1 हो जाएगा V1 इंटू डेल्टा। अभी तो इसको रहने देते हैं, बाद में इस सेकेंड लाइन में पुट करेंगे, यानी कि हमारा D1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा R2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारा पुट करते हैं सारा वैल्यू इंटू D2 हमारा कितना आ गया V इंटू डेल्टा टी, V इंटू डेल्टा टी मेरा कितना आ जा रहा है, डेल्टा टी को डेल्टा टी लेते हैं क्योंकि हमारा दो इक्वल इंटरवल टाइम है, और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो R1, ये R1 डिस्टेंस नहीं है, एवरेज हम लोग R1 ले लेंगे, इक्वल टू 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा V1 इंटू डेल्टा टी इंटू कितना हो जाएगा ये R2। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा V इंटू R1। और इसको थोड़ा सा और अगर कंफ्यूजन दूर करना है तो इसको अगर हम लोग R2 अगर रेडियस लेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी को V2 लिख दो, ज्यादा बेटर होगा, इसको V2 लिख दो। और यहाँ पर जो हमारा R1 रेडियस लिखे हैं तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी V1 वेलोसिटी लेते हैं, ज्यादा बेटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इजी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा V1 बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कर दिए डेल्टा 2 कर दिए थे, तो यहाँ पर हम लोग जो सुधार है क्या किए, जो R1 डिस्टेंस है रेडियस R1 के लिए हम वेलोसिटी V1 ले लेते हैं, और R2 डिस्टेंस के लिए यहाँ पर वेलोसिटी V2 ले लेते हैं। तो थोड़ा सा बस इजी के लिए कर रहे, तो होने का हो जाएगा, लेकिन इजी के लिए कर ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ D2 हमारा कितना था V1, यानी कि V1 देखिए यहाँ पर D2। और थोड़ा सा और सुधार सकते हो तो एक चीज कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, इसको D2 मान लीजिए, थोड़ा सा और अगर सुधार रहता है कि कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा V2 वेलोसिटी है, ये हमारा V2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, D2 ये D2 कर दो और इसको D1 कर दो। चलो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम सारा चीज कर दिए। जहाँ V1 है V1 उसके जगह हम R1 कर दिए, उसका डिस्टेंस D1 कर दिए हैं, और हाँ कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, इसको भी ठीक कर लें। और यहाँ पर जो है R2 डिस्टेंस जो रेडियस R2 हो जाएगा, वहां पर वेलोसिटी V2 ले लिया, D2 ले लिया। अब कंफ्यूजन है, अब यहाँ पर सुधार लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर R1 था तो इसके जगह हम लोग D1 लिख देते हैं, इसको D1, और R2 की जगह में D2। अब कोई दिक्कत नहीं, D1 R1 और D2 R2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जब यहाँ V1 इंटू T1 कर देंगे वेलोसिटी T1, और यहाँ पर वेलोसिटी इसको V2 कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं, यानी कि R1 इंटू R2 बराबर V2 इंटू R2, ये हो गया हमारा। मतलब कि अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे तो V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1। देखिए यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि अगर वेलोसिटी मेरा ज्यादा होगा जब डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है कम होगा, अब वेलोसिटी हमारा कम होगा जब डिस्टेंस हमारा ज्यादा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये हमारा लॉजिकली भी दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा कैप्लर्स सेकेंड लॉ। अब हम लोग देखेंगे कैप्लर्स का जो थर्ड रूल है लॉ ऑफ पीरियड, उसको हम लोग देखेंगे। लॉ ऑफ कैप्लर्स का हम लोग थर्ड जो लॉ है उसको हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ पीरियड क्या कह रहा था, हम लोग फर्स्ट सेकंड देख चुके थे। लॉ ऑफ पीरियड कह रहा है कि कैप्लर्स कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो है वो इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करता है। इसमें हमारा ये हमारा मेजर एक्सिस होता है ना, मेजर एक्सिस होता है, ये माइनर एक्सिस होता है। तो लॉ ऑफ पीरियड बोला था स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जो एक प्लैनेट का जो रिवॉल्व करने का जो टाइम है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of revolution of a planet is proportional to the cube of the semi major axis। सेमी जो मेजर एक्सिस जो सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, कंप्लीट 2a होता है हमारा, कंप्लीट 2a होता है मेजर एक्सिस, लेकिन यहाँ पे स्मॉल है ये तो हमारा सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब का होता है जो टाइम पीरियड, मतलब इसका क्या हो जा रहा है कि t, जैसे कि सपोज करते हैं जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करता है हमारा सन के अराउंड, तो उसका जो टाइम पीरियड है कि जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में
तो जो 24 आवर था उसका जो टाइम पीरियड है वो स्क्वायर होता है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस यहाँ पर एक क्यू है तो यही हमारा कह रहा है लॉ ऑफ पीरियड। अब इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ इसको हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए सिंपल लॉजिक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ का हम लोग का रेडियस मालूम है, सॉरी अर्थ सन से लेकर अर्थ के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो मालूम है। टाइम पीरियड हम लोग मालूम है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में हमारा कितना लगता है, 365 डेज लगता है। तो टाइम पीरियड है तो एक पोजीशन पर हम जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, फिर वही पोजीशन पाने के लिए हम लोग को अर्थ का मालूम है, तो इसके हेल्प से हम लोग जो दूसरा प्लैनेट है उसका हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं और उसका हम लोग सेमी मेजर एक्सिस कोई भी चीज को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारा ए है, इसमें इसके अराउंड में एक और हमारा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे कि ये हमारा ए हो गया, अगर हम लोग इस तरह समझा जा सके कि दो प्लैनेट है, अगर इस तरह कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ इसका जो सेमी मेजर एक्सिस A1 है, फिर यहाँ पर एक और प्लैनेट है, इसका सेमी मेजर एक्सिस A2 है। इसका जो ये प्लैनेट ले रहे हैं, मतलब P1 जो प्लैनेट है उसका जो हम लोग टाइम पीरियड अगर T1 मान लेते हैं और ये प्लैनेट 2 है, प्लैनेट P2 है और इसका टाइम पीरियड हम लोग T2 मान लेते हैं, तो इसके बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं दो प्लैनेट के बीच में टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का या फिर मेजर एक्सिस का। क्योंकि हमारा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल हटा के हम लोग एक चीज ऐसे कर सकते हैं। या फिर इससे पहले हम लोग एक चीज देख लीजिएगा कि ये जो हमारा है T² डिवाइडेड बाय AQ, एक कांस्टेंट के हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ये जो होता है T² डिवाइडेड बाय मतलब कि टाइम पीरियड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, उसको हम डिवाइड करते हैं उसका सेमी मेजर एक्सिस के क्यू से, तो वो हमेशा कांस्टेंट, कोई भी प्लैनेट का चाहे अर्थ लो, जुपिटर लो या मार्स लो, सबका कांस्टेंट होगा। इसके हेल्प से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम दो प्लैनेट लेते हैं P1 P2, या मान लीजिए प्लैनेट P1 जो है, P1 के लिए अगर हमारा टाइम T1 ले लेते हैं, T1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A1 स्क्वायर A1 क्यूब, और T2 के लिए हम लोग ले लेते हैं T2 प्लैनेट 2 है, इसका हम लोग A2 क्यूब ले लेते हैं। तो जब दोनों का हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा, क्या, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब डिवाइडेड बाय A2। इसके हेल्प से हमारा हर प्लैनेट का उसका एरिया में सेमी मेजर एक्सिस या फिर उसका टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है हमारा कैलकुलस लॉ। और एनसीईआरटी बुक में है कि अलग अलग प्लैनेट का दिया हुआ टाइम पीरियड उसको हम लोग देख के भी कैलकुलेट कर सकते, बना सकते हैं। थैंक यू।